ये घर घर में ना अखंड रामायण का पाठ होता है, 24 घंटे की रामायण होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्योंकि एक घर में कई भाई होते हैं, वो ना पढ़ के मैं पता नहीं छोटे से ही रामायण पढ़ता था और मैं हनुमान जी के भक्त यूं ही हो गया था। ये मुझे बाद में पता लगा कि हनुमान जी का मंदिर जो वहाँ पे स्थापित किया गया है, हनुमान सेतु के नाम से बहुत फेमस है, वो नीम करौली बाबा जी ने स्थापित किया था। तो मेरे जीवन में कोई एक एक्सीडेंट हुआ जब मैं 9 दिन 10 दिन कोमा में रहा। मेरी नानी जी जब मंदिर में रोती हुई गई तो वो आए हुए थे, नदी के किनारे थे, उन्होंने इशारा किया ऊपर, उन्होंने जो भी मान्यता मानी। जब उन्होंने जाके मान्यता मानी होगी उसी समय मुझे होश आया। तो 9 दिन हो चुके। मुन्ना भाई MBBS, बजरंगी भाईजान, स्त्री, लुका छुपी, कश्मीर फाइल्स, वेब सीरीज चूना, घर वापसी और ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स में अपने बेजोड़ अभिनय के लिए जाने जाने वाले रेनाउंड एक्टर अतुल श्रीवास्तव से आज होगी चिट चैट मेरे शो अ डे अनफिल्टर्ड में। वेलकम टू माय शो अ डे अनफिल्टर्ड। अतुल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैंने सुना है कि आप नीम करौली बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। उनसे जुड़े कोई वाक्य या उन पे आपकी आस्था के बारे में हमें बताएं, क्योंकि मैं खुद भी नीम करौली बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बहुत छोटे से ना लखनऊ में और यूपी में कई जगह ना एक रामायण पढ़ने का रिवाज है। ये घर घर में ना अखंड रामायण का पाठ होता है, 24 घंटे की रामायण होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्योंकि एक घर में कई भाई होते हैं, वो ना पढ़ के मैं पता नहीं छोटे से ही रामायण पढ़ता था और मैं हनुमान जी के भक्त यूं ही हो गया था। ये मुझे बाद में पता लगा कि हनुमान जी का मंदिर जो वहाँ पे स्थापित किया गया है, हनुमान सेतु के नाम से बहुत फेमस है, वो नीम करौली बाबा जी ने स्थापित किया था। तो मेरे जीवन में कोई एक एक्सीडेंट हुआ जब मैं 9 दिन 10 दिन कोमा में रहा। मेरी नानी जी जब मंदिर में रोती हुई गई तो वो आए हुए थे, नदी के किनारे थे, उन्होंने इशारा किया ऊपर, उन्होंने जो भी मान्यता मानी। जब उन्होंने जाके मान्यता मानी होगी उसी समय मुझे होश आया। तो 9 दिन हो चुके। तो मुंह से ऐसे राम राम ऐसे कुछ मैं चिल्ला रहा था दर्द से, तकलीफ से। ये मेरा सर ना ब्लीडिंग नहीं हुई थी, गिरा था छत से, ये ऐसे हो गया था। ओह माय गॉड, स्वेलिंग अंदर से, हाँ कुछ अंदरूनी चोट आई। तो वो तो जैसे से मैं बहुत छोटा था, लेकिन धीमे 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 मुझे पता लगने लगा कि हाँ ये मंदिर उनका है। तो हनुमान जी से चूंकि वो जुड़े थे, उनके वो भक्त थे, तो मुझे बड़ा बहुत फैसिनेट किए और मैं उनको मानने लगा। तो मैं जाता हूँ तो कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे उनका कोई मंदिर होता है, जैसे उनका समाधि स्थल वहाँ पे, मैं मथुरा में वृंदावन में मैं शूटिंग पे गया, वहाँ भी जाना शुरू किया। जाता था, रोज दर्शन करके आता था, थोड़ी देर ध्यान पे बैठा। तो बहुत चलते उनके कैंची धाम भी मैं गया। कैंची धाम आप गए हैं? हाँ गए ना, हम मेरे लोग घर पूरे से परिवार के साथ। मेरे घर से बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। हाँ। हल्द्वानी में भी मेरा घर है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ से 45 मिनट्स हाँ टेक्स। हाँ, बहुत ही है, पास भी है और बहुत अच्छी जगह है। कैंची धाम बहुत मान्यता है उस जगह की। हाँ। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ काफी विजिट किया है। हाँ एक अलग ही सुकून वहाँ हाँ मिलता है। हाँ, अरे वो बहुत बहुत। तो अभी मैंने हाँ। हाल फिलहाल एक वाकया सुना था, आप कुछ दुर्घटना होते होते बचे हैं हाँ बाबा जी की मतलब वजह से। अब उस वो वही बात है ना, बिलीव की बात है। मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म की, कि फिल्म का नाम मैं टाइटल भूल रहा हूँ। तो कहाँ पे? वृंदावन में शूटिंग होती थी और मथुरा में हम लोग रुके थे होटल में। शरद जी, शरद सक्सेना जी, मैं और भी तमाम लोग थे। तो शूटिंग का पैकअप हुआ रात में करीब 2:30 बजे, ठंड के दिन, जनवरी।
वहां से तुरंत जो है गाड़ी बुलाई प्रोडक्शन में, बैठ के चले गए, एक ही गाड़ी में हम लोग चले गए। और रास्ते में देख रहा हूँ कि हमारी गाड़ी यू सेंटर पे आती जा रही है सड़क पे, और सामने से ट्रक आ रही है। तो मुझे लगा अब ये ट्रक जो है उड़ा देगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो थोड़ी लेफ्ट हो गई, ट्रक निकल गई। जब तक मैं ड्राइवर को बोलूं तुम सो रहे हो, क्या कर रहे हो, गाड़ी लगाओ साइड में लगाओ, बोलूं तब तक दूसरी ट्रक आ गई। और तब भी थोड़ा सा उसने लेफ्ट ले लिया तो बच गए पूरी तरह से, तो टक्कर नहीं लगी, लेकिन टक्कर लगी, भड़ 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 करती हुई ट्रक निकल गई, हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे कुछ हो गई होगी। तो शॉक सब लोग थोड़ी देर के लिए। तब ड्राइवर की नींद पूरी उड़ गई, शायद खड़ी कर दी उसने। तो ड्राइवर मस्ट बी स्लीपी। हाँ, मुंह नहीं धोया, तुरंत उसको बोला, ऑर्डर मान लिया उसने, चल पड़ा वो। उसकी गलती है, पहले नींद को भगाना चाहिए ना, पहले ही आ गया, सोते सोते आ गया बेचारा। तो शरद जी के मुंह से क्या निकला कि मेरी डेड बॉडी लेने बच्चे कैसे आते हैं, मतलब इतना सब, ये सोच लो आप क्या मंजर रहा होगा। तो तब जहाँ गाड़ी खड़ी की, मैंने ध्यान से देखा एग्जैक्टली हम कहाँ पे हैं, तो पता लगा ये पीछे वाली गली तो है जो उनका समाधि स्थल है। ओह गॉड। भोले बाबा का, जहाँ मैं रोज जाता हूँ सुबह शूटिंग से आने से पहले रोज आके। So it was not a coincidence, the blessings were there around. मेरा बिलीव है, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने ही बचाया। और दूसरे दिन मैं थैंक्स बोलने गया उनको, एक एहसास हो जाता है आपको। और ये बिलीव की बात तो है ही, और ये तो सच है। और मैं हनुमान जी का भक्त वैसे भी हूँ, और उनका भी। तो वहां जाके थोड़ी देर ध्यान करके थैंक्स बोल आ गया। तो मतलब आपने फील किया उस वक्त कि कोई शक्ति है जो आपके साथ है, कुछ तो मुझे लगा तो जो था, आपको बचा रही है। हाँ, थोड़ा एक एहसास हुआ। मैं रिलैक्स कैसे था, मैं डरा ही नहीं। आप डरे मुझे नहीं आप कभी? मैं अभी अभी बाद में भी सोचता हूँ ना, मुझे डर नहीं लगा एकदम। मैं सामने से देख रहा हूँ कि ये उड़ा देगा तो शायद अब पूरी गाड़ी उड़ जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। भाई आज वो पल भी याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अक्सर मैं इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो एक हो जाती है ना दहशत, अरे गाड़ी ड्राइवर से बोल देता है क्या कर रहे हो, है ना, एकदम से निकलता है मुंह से ना, क्या कर रहे हो, अभी लड़वा देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक रक्षा कवच जो था जो भी आपके साथ। यही था। तो ये तो एक घटना ये बताई मैंने, वो बताई। मैं तो भक्त हनुमान जी का रहा ही हूँ, और हनुमान जी तो उनमें वास करते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीव। बिलीव, और बिलीव वो भी ऐसा कोई तो है नहीं कि जो अतिशयोक्ति हो। हाँ, मतलब देखा आपने कितने कुछ लोगों सामने ने से। देखा है, आज भी उनकी बातें हैं जिन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, जो जिंदा है लोग उस वक्त के। अच्छा, मेरा ये किस्सा 72-73 का है, और 73 में ही उन्होंने, ये वाला नहीं, पहले वाला आपका किस्सा, सर में चोट लगा। हाँ, छत से गिरा था। उन्होंने समाधि 73 में ली थी। 73 किस मंथ में ली है मुझे नहीं पता, लेकिन ये किस्सा समाधि से ठीक थोड़ा पहले का ही है। और ये भी हो सकता है कि वो ना रहे हों लखनऊ में, एक समय में दो जगह होता चले जाते थे उनके। तो ये भी किस्से है ना, ब्लेसिंग्स। नहीं उनके कई किस्से हैं कि उनको जरूरत अगर कानपुर में है तो वहां भी है, इधर भी है, हर जगह है। हाँ, हमने लोगों को दिखते थे, अरे नहीं समय तो यहाँ बैठे थे। ऐसे भी किस्से उनके हैं, और उन्हीं के नहीं, ऐसे बहुत संत हुए हैं हमारे यहाँ। हमारी भारत भूमि में ऐसे संत हुए हैं कि क्या कहूँगा, बहुत है। बट नीम करोली बाबा का तो there's a list of people even from the foreign land, you know, who come and visit him at the temple there in Kachidham. हाँ हाँ, वो सब आपको भी लिस्ट पता है कौन कौन से लोग हैं। जूलिया रॉबर्ट तो अभी भी जाती, काफी लोग जाते हैं, और जानना चाहिए। आपका बिलीव जिस पे भी है, मैं कहता हूँ, हाँ, आपको किसी बहाने से खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए। You should feel that there is someone almighty up there who is protecting you. बस खत्म बात है, आप वहीं से रिलैक्स हो गए ना, बहुत जरूरी है। मैं कुछ लोग ऐसी बातें करते ना, जो कुछ हूं मैं हूं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ नहीं है। सबसे बड़ा, अगर उनसे भी बड़ा कोई है तो वो समय है।
हमने प्लान कर लिया कल का, ये ऐसा करेंगे, भी परसों आ जाएंगे ना। अरे किसे पता है कल होगे नहीं होगे, किसी को पता है क्या? इट्स ऑलरेडी प्लान बाय द ऑलमाइटी। बहुत ज्यादा, मतलब हमने ये इस इतने सालों में ये सीखा, बहुत ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, आप जो करो अच्छा करो, बस। आप जो करो किसी के साथ करो, अपने साथ करो, अच्छा करो, बुरा मत करो किसी का भी। बस बात खत्म है। और आप बहुत प्लान, ये कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं तो दम आ जा रहा है, लग रहा है कि बड़ा, तो वहीं से वो नेगेटिविटी नहीं हाँ ये कर दूंगा, चला दूंगा, आज मैंने इतना पैसे कमा लिया, कल वो भी मुस्कुरा रहा होगा ऊपर बैठा, अच्छा जाओ बाहर निकलो। तो भारतेंदु नाट्य एकेडमी से जो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, तो वो सीधा मुंबई लैंड हुई या बीच में कहीं और हॉल्ट हुआ? हाँ नहीं दिल्ली गया, दिल्ली पे हॉल्ट हुआ। 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स था ना। हाँ। तो वो करने के बाद दिल्ली गया, मुंबई नहीं आया, तब तो बॉम्बे था ना। हाँ, तब बॉम्बे था। हाँ, तो डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं आए? वहाँ मैं गया तो वहाँ थिएटर किया, 24 घंटे हम लोग थिएटर करने के लिए आप दिल्ली पे? थिएटर गए, और यहाँ आ सकता था, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने एक छोटी सी समझ दे दी थी मुझे, जो सही वक्त पे वो समझ आ गई मेरे जहन में। एक तो अपने बारे में मैं कौन हूं ये पता था, मैं कैसा दिखता हूं वो मुझे पता था, मैं अभी किस लायक हूं ये पता था। तो अब मैं कैसा दिखता हूं ये भी पता था, मैं एक नॉर्मल सा, और तब उस समय एज मेरी क्या थी, 23 साल, 23 साल। तो ना मैं इधर का ना उधर का, तो मैं ये समझती कि मैं अगर मुंबई जाता भी हूँ तो किस स्लॉट में जाऊंगा। तो सीरियल वगैरह तो इतना होता नहीं था, फिल्म ही थी ज्यादा, तो ये समझ थी। और दूसरी बात ये भी समझ थी कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो लोग देखते ही कहने वाह क्या हैंडसम पर्सनालिटी, वाह क्या दिख रेला, ऐसा तो था नहीं ना। तो मुझे लोग देख के तुरंत नजरअंदाज कर देंगे, ऐसी फिजिकल पर्सनालिटी मेरी थी। तो मैंने यही सोचा कि मेरे आधे बैचमेट इधर आ गए और पीछे भी पड़े थे, चलो चलो। मैं वहां इसलिए गया कि जो वाह मतलब वाव फैक्टर है वो पहले पैदा करें, उसकी पहले प्रैक्टिस की जाए, वो पैदा करना चाहिए मेरे अंदर, वो आ जाए जब लोग मुझे से बात करें, मुझे एक्टिंग देखें तो वाह क्या, तब समय आएगा सही कि मुझे मुंबई जाना है, अभी नहीं है। तो उसको पैदा करने के लिए 10 साल दिल्ली में लगाए। एज अ थिएटर पर्सनालिटी हाँ, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे थे, वही इसीलिए तो वाव फैक्टर पैदा करने के लिए कि मुझे लोग क्यों देखेंगे, टू मेक यू लाइकेबल बाय पीपल, क्यों खरीदेंगे जी जी। इस दुकान का सामान कोई क्यों खरीदेगा, चाइना वाले तो सस्ते मिल रहे हैं ना तो मुझे कोई क्यों खरीदेगा, इसीलिए कि वो तभी करेगा जो हमसे हैंडसम, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे दिखने वाले, जो देखते ही वाह निकलता है, वो तो बाजी मार रहे हैं ना मुझसे। तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हो कि मैं उनसे बाजी मारूं, तो आपको सेलेबल बनाए। हाँ, जो हमारे, तो उसके लिए 10 साल हमने लगाया। और जब वक्त आया, जब हाँ थिएटर दिन रात थिएटर, वहाँ हमारा ग्रुप था, हम लोग थिएटर करते थे। कौन सा ग्रुप था आपका और कौन कौन से प्लेज आप करते थे? हम लोग साक्षी रंगमंच नाम से, मतलब उस समय 5-6 ग्रुप थे, बल्कि 4 ही थे जो बहुत काम करते थे। आज आप जितने भी हमारी एज ग्रुप के हमारे कंटेम्प्रेरी लोग आप देखते हैं, जो स्टार हैं, जो नहीं भी स्टार बहुत बड़े हैं लेकिन गजब के एक्टर्स हैं, वो सब हमारे समय के ही हैं। उसी वक्त सब थिएटर करते थे वहां पे। तो उसी वक्त 94 में वहां थिएटर करने के बाद एक सीरियल बहाना बना, सीरियल था कश्मकश, जिसमें बड़ी बड़ी स्टार कास्ट थी। तो उसकी कास्टिंग आपकी दिल्ली से हुई थी? ना, वो दिल्ली में, दिल्ली में हुई थी। उसकी शूटिंग भी वहीं होती थी? शूटिंग वहां हुई थी, लेकिन कुछ गाने वाने यहाँ शूट करने थे, तो बस उसी के बहाने मेरी शिफ्टिंग हो गई। वो डीडी पे था? DD1 DD2 पे था कश्मकश, जावेद जाफरी, और
वो बड़ी स्टार राइटर हैं, वो पाकिस्तान की हसीना मोइन जी, उनका लिखा हुआ था। सुचित्रा कृष्णमूर्ति वो थी, तब उनकी शादी नहीं हुई थी शेखर कपूर से, वो थी। और तमाम लोग और भी स्टार थे। मिस इंडिया रह चुकी वो भी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, सुषमा शेठ थी। वो बहाना बना यहाँ वो आने वहां का। बना यहाँ आने का। तो जैसा मैंने सोचा था ऑटोमेटिकली वैसा हुआ। तब मुझे आपत्ति भी नहीं थी कि नहीं अब मैं तैयार हूँ, अब मैं शायद बिकूंगा। तो वो शिफ्टिंग हो गई उसी बहाने 94 मई में। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सबसे पहले किसने इन्फ्लुएंस किया? ये मालूम है, ये उस वक्त की कहानी है मेरे साथ कि जब मुझे समझ भी नहीं थी। शुरुआत वहीं से हुई। इन्फ्लुएंस अगर की बात करोगे ना, जब मुझे समझ आ गई कि हाँ फिल्म क्या होती, फिल्म देखने लग गया, तो मैं राजेश खन्ना को बहुत पसंद करता। मैं उनकी फिल्में देख के ना मुझे भी लगता था यार मैं भी कर सकता हूँ। तो वो वहां से मुझे काफी जो शौक कीड़ा लगना शुरू हुआ, फिल्म करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, तब जब मुझे समझ भी नहीं थी। मतलब मोटिवेट फैमिली मेंबर किसी ने किया हो या दोस्तों में, रिलेटिव्स में? नहीं, किसी ने नहीं किया, वो अपने आप ही था शौक मुझे। सेल्फ मोटिवेटेड? हाँ, मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था बचपन से ही। तो फिल्म देखता था और गाने वाने गा लेता था, ये सब करता था। और मतलब मुझे अब लगता था कि इनकी जगह मुझे होना चाहिए। ये मुझे सपना मेरा बचपन से था। और होता क्या था कि जैसे 4-5 लोग हमारे दोस्त यार, फैमिली में हमारे कजिन्स वगैरह, उनके सामने कुछ कर जाता था। मैं क्या करता था मुझे भी नहीं पता, वो हंसने लगते। कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी सुना दी जिसको मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, चुटकुले कहते हैं, कैरिकेचर कहते हैं, ऑब्जर्वेशन रीएनैक्टमेंट कहते हैं। तो वो सब चीजें होती थी, धीमे धीमे बढ़ती गई। धीमे धीमे जब मैं 6th-7th में आया तो मैं स्टेज पे जाने लगा, वहां पे करने लगा। तो वहां से समझ में आया अरे हाँ ये तो एक्टिंग है। इसका अगला कदम क्या है? एक्टिंग है। फिर समझ जैसे बढ़ी, एज बढ़ी, क्लास आगे बढ़ी, तो हाँ थिएटर भी कोई चीज होती है, तो थिएटर करने लगा। तो खेलता भी था मैं, स्पोर्ट्स में भी था, हॉकी भी खेलता था, खूब बढ़िया हॉकी खेलता था। मतलब एक मन था बचपन से ना कि मैं कुछ भी करूं, मुझे लोग जाने, मुझे थोड़ा हिंदुस्तान के लोग जाने, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोग मुझे जानने चाहिए। तो वो स्पोर्ट्स में हो सकता था हॉकी का प्लेयर बन जाऊं। तो हॉकी के प्लेयर बनने के लिए एक समय आया जब 10th में मैं गया, एक सिलेक्शन था एक दिन, तो उसमें ढेरों ढेरों खिलाड़ी आए थे। तो उसी दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं नहीं हूँ इस लायक। खेलता बहुत अच्छा हूँ लेकिन इनसे बहुत अच्छा नहीं खेलता हूँ जो हमारे सामने हमारे मेरे कॉम्पिटिटर। तो उसी दिन हमने ये फाइनल कर लिया भाई एक्टिंग ही अपना जो है वही कुछ खेल करेगा। तो एक्टिंग के क्राफ्ट में आपका फोटे था, ये आपको रियलाइज हो गया था? और था तो करता तो साथ में था। मैं बता स्टेज पे आना जाना, हमारे यहाँ क्या होता, कॉलोनी थी, डैडी साइंटिस्ट थे, तो CSIR कॉलोनी थी। 26 जनवरी है तो उसका दिन में स्पोर्ट्स है, शाम को कल्चर प्रोग्राम्स है, पांडाल लगता था दुर्गा पूजा में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। मुझे बहुत मजा आता था। धीमे धीमे तो मुझे डिमांड होने लगी कि आओ अतुल को आना चाहिए, कुछ सुनाना चाहिए, ये सब होने लगा। तो फाइनल शुरुआत कर दी थी मैंने। तो पेरेंट्स को कैसा लगता था जब डिमांड होती थी अतुल को बुलाओ, हाँ, के बेटे को बुलाओ? तो उन्हें अच्छा लगता था या उन्हें लगता था कि ये गलत है, मतलब कहीं आप नहीं गलत राह पे ना चले जाएं? देखो तब जब मैं जितना बड़ा था ना, तब ऐसा तो था नहीं कि मुझे प्रोफेशन बनाना है, ऐसी बात मैं कहूं। लेकिन ये था कि मुझे पूरी तरह से इसमें जाना है, करना है। तो उस समय ऐसा कोई ऑब्जेक्शन और कुछ नहीं, हाँ करना चाहिए। क्या है कि लखनऊ का थोड़ा थोड़ा रिवाज ना वैसा ही है जैसे कलकत्ता में, कलकत्ता थिएटर वगैरह। क्या है कि वहां का एक ये है कस्टम है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर म्यूजिक सीख रहा है तो उसको म्यूजिशियन ही बनना है बाय प्रोफेशन। ऐसा नहीं है। उसी तरह लखनऊ में भी एक माहौल है, कल्चरल माहौल है। लखनऊ में संगीत
विद्यालय है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, लोग संगीत सीखते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो कतई उसका मतलब नहीं जो वो बचपन में कर रहे हैं वो सब जरूरी है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। उसी तरह से हर पेरेंट लेते हैं, तो उसी तरह मेरे पेरेंट्स ने भी लिया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब हमने कहा इस प्रोफेशन में जाएंगे, तब मेरी माँ ने कहा कि देखो, तब क्या होता था 12th के बाद डिप्लोमा में आप ज्वाइन कर सकते थे, तो उनका नहीं, ग्रेजुएशन तो कर लो। तब ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1 साल और मैंने, हो गया था, तब भी हो गया था मेरा सिलेक्शन, लेकिन लिया नहीं एडमिशन। उसके बाद जब हुआ तब ले लिया 82-83 में। कोई ऐसा परफॉर्मेंस जिसे करते वक्त आप करियर के डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, या फैमिली में कुछ डिफिकल्ट टाइम था लेकिन फिर भी आपने उसे अच्छे से निभाया, चैलेंजिंग था आपके लिए? हाँ, वो तो खैर अभी हुआ है, कोविड में ही। कोविड के जो चूना नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज है, सीरीज आने वाला है, ये जब शूट चल रहा था लखनऊ में, तो कोविड का बहुत बुरा भयंकर माहौल था। तो जितनी बार हमारी टीम जाती थी उतनी बार वहाँ के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रोक देते थे शूटिंग। बहुत नुकसान हुआ, यूनिट बैठी है 3 दिन 4 दिन, बुरी तरह से फैलता जा रहा था। और शायद हमारी यूनिट में भी बहुत लोग खांसना शुरू कर देते, किसी को, शायद बहुतों को रहा भी होगा कोविड। तो ऐसे करके फैलता चला गया, उसी में 2 बार आना जाना, मुझे भी हो गया था कोविड। तो मुश्किल तो उसी समय हुई, मेरे दोनों सगे भाई चले गए थे। मैं यहाँ एडमिट था, वो लखनऊ गए हुए थे, वो दोनों वहाँ एडमिट थे, दोनों चले गए। तो उसके बाद तकलीफ तो हुई, चुनाव भी करना था। फिर थोड़ा ब्रेक के बाद जब थोड़ा माहौल खुला, शूटिंग वूटिंग हुई, तो वो चीज़ें होती हैं। आपको जब कुछ हो जाता है, आप मशीन तो है नहीं ना। सही बात है। तो यूथ एस्पिरेंट्स जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें क्या सलाह और टिप्स देना चाहेंगे? वक्त वक्त पे अलग अलग सलाह होती है, और सामने वाले शख्स के आधार पर सलाह होती है। अब एक जैसी बात सबके लिए नहीं लागू नहीं होती है, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है। जैसे बहुत साल पहले मैं सबसे ये कहता था, पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे एक्टर बनोगे, लिटरेचर पढ़ो। रोज जैसे आप लोग रात में, थैंक यू, वाह, क्या डाला है इसमें, क्या गरम मसाला, क्या मसाला चाय? मसाला चाय, क्या बात है। एक सिप लेता हूँ। जी जी। आज शुगर देख लीजिए। आज शुगर थोड़ी सी डालनी तो पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी जमाना मोबाइल का है। अभी मैं किसी को कुछ कहूँ, किसी सवाल का जवाब मैं अगर देता हूँ कि भाई इसका ये मतलब है, तो सामने वाला बच्चा जो होगा ना, वो कहेगा नहीं आप गलत, तुरंत गूगल देख लेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लाइब्रेरी में जाके टेल मी व्हाई खरीदनी पड़ती। एक दिन में इंसान पलक कितनी बार झपकाता है ये जानने के लिए ना, हमें टेल मी व्हाई खरीदनी पड़ती थी या कंसल्ट करनी पड़ती थी। तो अभी ऐसा नहीं है सब कुछ। तो अभी जो आईक्यू लेवल है हर बच्चों का और हर स्टूडेंट का अलग है, वैसा नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए यही है, मैंने अपने साथ इम्प्लीमेंट किया कि कोशिश करो कि जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, एमबीए करते हैं, किसी प्रोफेशन में जाने से पहले तो कुछ तो करते हैं ना, ट्रेनिंग लेते हैं ना। तो यहाँ भी ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग से कतई ये मतलब नहीं कि किसी आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, थिएटर करो, अपने आप को ट्रेन करो किसी के साथ, सीनियर्स के साथ, किसी ग्रुप में 1 साल 2 साल 3 साल सेलेबल बनाओ, जैसे आपने बनाया था दिल्ली में 10 साल। हाँ, अपनी दुकान के अंदर का माल मजबूत करो, इस लायक करो कि लोग आए, दुकान का माल बिकने लायक होना चाहिए। तो वैसा करो। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है कि वाकई में आपको लग रहा है कि मैं तो बॉर्न एक्टर हूँ,
वाकई में आपको लग रहा है, आपकी गलतफहमी नहीं है, आप नहीं। वाकई में ऐसे हैं, सामने वाला भी आपके बारे में ऐसा कह रहा है, तो ठीक है, गो अहेड, तब आप प्रोफेशनल हो गए, पहले दिन से हो गए, तो बस। लेकिन हाँ, अगर तराशना है तो तराशने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और समझदारी बढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे रोज आप, किसी की आदत है ना रात में दूध पी के सोते हैं, उसी तरह से रोज कुछ पढ़कर सोएं। एक स्टोरी, आपको जो लैंग्वेज आती है, ऑब्वियस आप हिंदी में काम करें, हिंदी की पढ़ें ज्यादा अच्छा, हिंदी लिटरेचर पढ़ें, तो एक कहानी पढ़ के, और साहित्य आप किसी भी कंट्री का पढ़ लें, लेकिन एक कहानी पढ़े, वो कहानी से आपको कुछ तो होगा अंदर। और ये सिर्फ मैं एक्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पेंटर हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के परफॉर्मिंग आर्ट से संबंधित हैं, या अदरवाइज आप वर्किंग भी है तो भी पढ़ना तो वैसे भी एक अच्छी आदत है। नहीं, पढ़ने से आपकी ग्रोथ होगी, विजुअलाइजेशन ना। अब जैसे ये हैरी पॉटर, तो काफी बच्चों ने क्या किया कि हैरी पॉटर जब रिलीज होती है तो उससे पहले वो नॉवेल पढ़ लेते हैं, कुछ पहले फिल्म देखते हैं, बाद में नॉवेल पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब बच्चे किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ी वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम इतनी अच्छी फिल्म है वो कि आपने अगर देख लिया और फिर आपने पढ़ा, तो आपके दिमाग में, जहन में जो आपने देखा विजुअल्स आए वही घूम रहे हैं ना, वो बैठ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे विजुअल्स हैं जी। और अगर आपने पहले पढ़ी बाद में फिल्म देखी तो आपके अपने विजुअल्स आएंगे, आपकी अपनी जो परिकल्पना करने की जो शक्ति है वो तीव्र होगी, है ना, वो घूमेगी इधर उधर। तो अगर आप फिल्म बाद में देखेंगे तो आप ये कह सकने के लायक होंगे कि भाई मेरे अंदर जो इमेजिनेशन चल रहा था इस सीन को लेके वो ज्यादा बेहतर था, मैंने ज्यादा अच्छा विजुलाइज किया था। तो क्या हुआ कि आपके अंदर की चीजें आपको पता लगे कि मैं भी सोच सकता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ विजुअल्स आते हैं, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। So for an actor, reading and preparing through some training is very important, is what you're saying. But आपने साथ में एक और बात कही थी कि person to person vary करता है। वेरी करता, तो क्या वो एक व्यंग था? क्या वो एक व्यंग था? व्यंग नहीं था, व्यंग नहीं था। मतलब मैं व्यंग नहीं था, बॉर्न परफेक्ट ना। हाँ, कितने, अब मैं व्यंग नहीं था, मैं बता रहा हूँ। अभी काफी एक्टर्स जो हैं आते हैं और कहते हैं कि ये मैं 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ। वो ऐसा लगता है कि उन्होंने 6 महीने भी नहीं किया है। तो जरूरी नहीं है जिन्होंने थिएटर किया हो वो वाकई में उनके अंदर ग्रोथ हुई हो। आप अपने अंदर की ग्रोथ को कैसे पैदा कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। आपने थिएटर करना शुरू किया, 1 साल थिएटर किया और अगले साल से आपने मान लीजिए 5 प्ले कर ली, मान ली, और अच्छे रोल कर लिए, आपको डायरेक्टर ने करा लिया। उसके बाद आपने अपनी जो रिसीवर बंद कर दिया कि मैं तो हो गया, ग्रेट एक्टर हो गया, बस खत्म। उसी दिन आपके पास तक, उस दिन तक जितना टैलेंट आया वही रहेगा, जरा भी बढ़ेगा नहीं। तो जो नहीं बढ़ा, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो वही बने रहते हैं, उनको लगता है कि मैं ग्रेट हूँ। जिसको पहले दिन लग गया कि ये कप है ना, इसमें मैंने चाय रखी हुई है, तो अगर हम चाय हमेशा रखे रहेंगे तो इसमें हम, मेरे पास एक ही कप है या ग्लास है, तुम्हें मिल्क शेक पीने का मन है तो कहाँ से लाएंगे, एक ही है ना ग्लास मेरे पास, तो उसको खाली भी तो करो। अनलर्न एंड देन लर्न। यस, खाली करना बहुत जरूरी है, तभी तो नया ज्ञान आएगा उसमें। मिल्क शेक पी लो, कभी कुछ पी लो, तो पहले दिन से भरे मत रहो, खाली करते रहो, ये तो कहा ही जाता है। अब मैं घर वापसी का उदाहरण देता हूँ। घर वापसी में मेरे 2 बेटे बने उसमें जो, और एक लड़की है, उसने बहुत थिएटर नहीं किया, अनुष्का नाम है, कमाल की एक्ट्रेस, और उसका कोई थिएटर का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मतलब इतनी बारीकी से वो बात करती है, सोचती है अपने कैरेक्टर के पीछे का, मतलब कमाल है कि कुछ चीजें तो मुझे भी हिला दिया उसने। और मेरे दोनों बेटे बहुत बड़े, विशाल और साद, कमाल, तो मुझे सीखने को मिला। तो वेरी करता है ना पर्सन टू पर्सन, किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। Some people observe and learn. हाँ, पता नहीं, तो सही पाथ का होना बहुत जरूरी है। आपकी मंजिल सामने दिख रही है, एक आदमी जिद में कह रहा नहीं जी मैं तो उधर से जाऊंगा, एक कह रहा नहीं मैं उधर से जाऊंगा,
तो जो इधर से कह रहा जाऊंगा उसके पीछे क्या सोच है, जो इधर से कह रहा है जाऊंगा उसके पीछे क्या सोच है। जो आदमी कह रहा है इधर से जाऊंगा और एक आदमी कह रहा है मैं तो शॉर्टकट निकल जाऊंगा फांता फांता, ये दो ही वॉल तो आ रही है जी कि मैं फांद के निकल जाऊंगा। उसके पीछे उसकी क्या सोच है, उसको फास्ट चाहिए। इधर वाले को चाहिए नहीं मैं चला जाऊंगा, इधर वाला कह रहा है नहीं भाई इधर से इसलिए जा रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, तरह तरह के लोग हैं, भीड़ है, कहता है मुझे शायद चार चीजें जानने को मिल जाए, उस रास्ते से जा रहा है। मंजिल एक है, पाथ सबके अलग है। तो आपने अपने अंदर सीखने का जो पाथ है ना वो किस तरह से लिया हुआ है, बस। सो एज एन एक्टर भी सोच मैटर करती है। सोच कुछ को, जैसे मैं ही था शुरुआत जब थिएटर की थी तो हमसे टीचर कहते थे, डायरेक्टर कहते थे सोचो 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 सोचो, आएगा आएगा। तो क्या सोचें, हमें यही नहीं समझ में आता सोचे क्या। तो क्या सोचने का जो ज्ञान है वो भी कैसे आए, उसका भी एक बात है। हाउ टू थिंक, क्या थिंक करें, कैसे करें, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये सब मैंने बताया ना घर वापसी में, क्या बच्चे कमाल कर रहे थे। वो हमसे कहते थे सर आप क्या करते हैं, मैं क्या तुम लोग क्या करते भाई, मुझे सीखने को मिल रहा है। तो वो वेरी वेरी करता है ना। तो आपके अंदर आज भी सीखने का जज्बा रोज है। रोज भूख तो कभी मिटनी नहीं चाहिए, हर पल मैं नया स्टूडेंट हूँ, हर पल। बट ये बहुत अच्छा टेक है, आपका स्टाइल है कि आप अपने से छोटों से भी सीखते हैं जबकि आप इतने सीनियर हैं। सीनियर क्या, वही वही ना, अगर मैं सीनियर लेके बैठ जाऊं, अरे सीनियर भाई इसलिए हूँ कि मेरी एज ज्यादा है, मैंने थिएटर पहले शुरू कर दिया, वो छोटा है, छोटी है, वो आई उसने कल शुरू किया, उससे कतई टैलेंट पे नहीं असर पड़ना चाहिए। वो टैलेंटेड हमसे ज्यादा हो सकता है भाई, कोई नया आदमी क्यों नहीं हो सकता है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ लेकिन मैं लकीर का फकीर भी नहीं होना चाहिए। हर चीज समय के हिसाब से बदल रही है, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग बदल नहीं रही है, एक्टिंग भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, है ना। एक्टिंग भी जो स्टाइलाइज एक्टिंग होती थी वो कैसे कैसे चली जा रही है, अब बहुत रियलिज्म हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपडेट हैं कि नहीं है। पता लगा वही पुराना स्कूल फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। तो ये भी है, आप देख रहे होगे आजकल, देखो ना कितना सब रियलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं पता लगता है। उसकी भी एक थिन लाइन है कि कितना स्ट्रोक पड़े, किस कलर का पड़े। सो एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बॉटम लाइन ये है कि आपके अंदर ऑनेस्टी होना और हमेशा सीखने की इच्छा होना, वो दोनों चीजें। भूख बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, हंग्री तो आंखों में दिखता है ना, बहुत जरूरी है, आंखों में दिखता है। अब आज भी Honesty मेरा दिखती है। आज भी, हाँ मैं थैंक यू, आज भी पहला दिन जो मेरा होता है किसी भी शूटिंग का, तो मैं अंदर से बहुत विचलित होता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, वो करेक्टर सही जा रहा है। मैंने बहुत सारे बाप के रोल किए, फादर्स किए, स्त्री में भी, इसमें भी, उसमें भी, बजरंगी भाईजान में मैं भी फादर, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी लाइन एक होने के बाद भी मैं सोचता हूँ इसमें वेरिएशन दूं, है ना, थोड़ी सी बॉडी लाइन अलग हो। तो वो तभी होगा ना जब मैं कुछ नया सोचूंगा, ज्यादा चिंतन करूंगा, है ना, एक फनी मोमेंट भी रहे, ह्यूमर भी रहे। और ह्यूमर डायलॉग, डायलॉग ही सब कुछ नहीं होता है, अंदर से आपने जो बॉडी लाइन पकड़ी है वो भी होता है। ये सब चिंतन का विषय है। सो अनएक्सपेक्टेड एंड फनी मोमेंट्स आपकी लाइफ के अब तक के शूटिंग लोकेशन पे जैसे कि होता है, तो कोई ऐसा वाकया, एपिसोड जो आप शेयर करना चाहें? मुझे याद नहीं रहा जैसे बहुत होते ही रहते हैं, भूल जाता हूँ मैं। घर वापसी का मुझे याद है, घर वापसी में मेरा जो घर दिखाया था, तो एक बंगलो था, बंगलो के बगल में दूसरा बंगलो था। तो ये हुआ कि शाम को इतने बजे तक ये सीन खत्म करना है, फिर अंधेरा होते होते हमें शिफ्ट करना है छत पे, और आज ये सीन होना बहुत जरूरी है। तो छत पे दूसरा सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन। अब क्या हुआ कि उसमें क्या होता था कि एक लंबा सीन था, किचन और ड्राइंग रूम के बीच में चल के आना है, बातचीत करनी है, ऐसा था।
सारे कैरेक्टर जो मेरी वाइफ बनी थी वो भी सब बोल रहे हैं अपने अपने डायलॉग। लास्ट में मेरा डायलॉग आता है। जैसे ही मेरा डायलॉग शुरू होता है, बगल वाले बंगलों का कुत्ता वाह वाह। अरे पहली बार हुआ, चलो, अरे चुप कराओ भाई उसको, प्रोडक्शन वाले चुप कराओ। हाँ सर चुप हो गए, चुप हो गए, उसको कुछ खाने को दे दिया सर, चुप हो गया। उसके बाद फिर वैसे ही हुआ। हमारा तो अनफिल्टर्ड है, यहाँ कोई भी साउंड हो हाँ वैसे फिल्टर नहीं ही। करते। तो सारा डायलॉग शुरू हुए, जहां मेरी लाइन है फिर भौंकूं, और 2 ही बार भौंकता था। उसके बाद फिर उसको रोका गया, 5-6 बार ऐसा हुआ। फिर सबके डायलॉग में कुछ नहीं बोलता था वो। जहां मेरा, तो मेरे से क्या दुश्मनी है उसकी। फिर वो भाव 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 कई बार भौंकने लगा। हमने कहा कुछ तो मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर मैं गया, मैंने भाई मान जाओ यार, अब उसको आप मजाक समझो या ऐसे समझो कि मैं, अरे मान जाए प्लीज यार, उसे सीरियसली रिक्वेस्ट So करी। did you feed him something? हाँ मैंने रिक्वेस्ट करी उससे। हमने कहा यार अगर तुम समझ रहे हो, तुम ऐसे हाथ में जोड़ा, मान जाओ भाई, मत भौंको, मेरे में क्यों भौंक रहे हो, पहले में भौंक लो। फिर वो यूं गया अंदर से जाके, वो दूसरे कमरे में आगे बैठ गया। तब भौंक भी रहा होगा तो हमें सुनाई नहीं। और वो प्यारा सा क्यूट सा था वो। मेरे ही डायलॉग को हंसना और बोलना शुरू कर देता ये भी अप्रिशिएट कर रहा होगा। अब वो जाने, हाँ वाह वाह करता होगा। हाँ, वाह वाह करता अरे तो होगा। शेर शायरी थोड़ी सुना रहा हूँ, वाह वाह। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और अगर कर लेते हैं तो प्रायोरिटी किसे देते हैं? देखो जब तक मैं अकेला था, शादी नहीं हुई थी, दिल्ली में 24 घंटे हम इसी को देते थे। हम उसी में सोचना, उसी में सब करना। रात में 12-1 बजे भी हम सब लोग बैठ के प्ले में ऐसा सेट डिजाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वही बातें, वही सोचना कैसे क्या करें। अगर ये लिटरेचर है तो उसका ये करेक्टर है, उससे मैच कर रहा है, उसको पढ़ा। कि हमने एक फिल्म देखी थी बाहर की, वो देखी जाए, तो 24 घंटे हम लोग लगे रहते थे। तो बी ओरिजिनल लाइफ की बात है। उसी तरह आप एक्टिंग में भी ना, आप ओरिजिनल रहो, अपने को मत भूलो, है ना। दूसरे को देख के एक्टिंग मत करो, अपना करोगे। हर आदमी अपने करेक्टर को करे, और दूसरे करेक्टर से ये मत सोचे यार ये ऐसा कर रहा है, ओ तो मैं ये कर दूं। नहीं बाबा, हर आदमी अपने अपने चीज को अच्छा करेगा तो सीन निकलेगा, सीन निकलेगा तो फिल्म निकलेगी। क्योंकि कब तक फेक कीजिएगा, अदरवाइज कब तक आप एक्टिंग कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो अतुल श्रीवास्तव अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते, और कौन से फील्ड में आपका इंटरेस्ट है जो आप करते हैं अदरवाइज? देखो मैं होता किसी परफॉर्मिंग आर्ट नहीं। मैंने बताया बचपन में, जैसे मैंने हॉकी में मुझे लगा रे बाप रे, एक से एक खिलाड़ी आए हुए, तो मुझे यहाँ पहुंचने के लिए तो बहुत स्टेमिना चाहिए, बहुत टेक्निक चाहिए, मैं ना कर पाऊंगा। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास 4 कलाएं मान लो आती, मतलब इसी फील्ड में हम डायरेक्शन भी थोड़ा जानते हैं, हम थोड़ा एक्टिंग भी जानते हैं, तो एक्टिंग में शौक ज्यादा है ना। फेमस होना चाहते हैं, शक्ल लोग देखे, ये ज्यादा है। लेकिन पैशन मुझे अंदर से किसी और चीज का भी है। मान लो एडिटर हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं एडिटिंग को साइड में रखना चाहता हूँ, और फेमस होना चाहता हूँ। एक्टिंग में नहीं हो पाओगे, या हो भी जाओगे तो तुम अगर एडिटिंग करो तो उसमें ज्यादा फेमस होगे। आपका जो बेस्ट है वो करो ना। You have to sail in one boat. आप नहीं, जो बेस्ट है आपका, तो ये समझना कि मुझे शौक किस में है, मेरी इच्छा किस में है, और मेरा टैलेंट किस में ज्यादा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। लालच से दूर हट के ईमानदारी से सोचो मेरा टैलेंट इसमें ज्यादा है, क्यों ना इसी को प्रोफेशन बनाया जाए। So, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए। वो करना चाहिए। सवाल क्या था, मैं भूल गया था। सवाल ये था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? एक्टर नहीं होता तो मैंने हाँ जवाब दे भी दिया था। मैं होता तो परफॉर्मर ही, मैं तबला बजा रहा होता। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स आपने कोई सीखे? सीखा नहीं है, लेकिन सीखता तो सीख जाता। मतलब मैं तबला घर पे भी है मेरे, और मैं देख देख के सुन के ना, मुझे नहीं पता ये कौन सी कहरवा है कि ये दादरा है, लेकिन मैं कॉपी करके बजा सकता हूँ। रिदम है, शायद वही रिदम मेरे एक्टिंग में काम आ रही है। लय है, मैं बजा नहीं पाता हूँ। मेरे घर में सारी चीजें हैं, गिटार भी है, हारमोनियम भी है, सब है। मेरी वाइफ गाती हैं और मैं भी गा लेता हूँ, मजा आता है। तो आपकी हॉबी है सिंगिंग? नहीं, हॉबी मेरी वही है जो मेरा प्रोफेशन है। ओके, दैट इज योर। आई एम लकी पर्सन, मैं ब्लेस्ड हूँ। हॉबी थी
और जो है वही मेरा प्रोफेशन है। नाइस। तो मेरे इसके अलावा कुछ हॉबी नहीं है। वो तो मैं कभी अपने को गा लेता हूँ, गाता था थिएटर में, सब अभी भी गा लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें इतना सुरीला नहीं हूँ जितना सुरीला एक्टिंग में हूँ। तो अतुल जी, आपके फैंस आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का इंतजार करें जो फ्यूचर में आने वाले हैं? हाँ, अभी जस्ट पिछले हफ्ते रिलीज हुई है लव ऑल। लव ऑल। बहुत मेरा मेजर रोल नहीं है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी, इसलिए मैं चाहूंगा लोग देखें। आज देखें, कल देखें, ओटीटी में आएगा तब देखें, लेकिन देखें उसे। उसका नाम है लव ऑल। और अभी दिसंबर से पहले मेरी 2-3 फिल्में हैं। एक है कुछ खट्टा हो जाए, एक है रूमी की शराफत, और विजेंद्र जी इज हाँ, आल्सो वो देयर, आई भी, थिंक मैं हम उन्होंने लोग साथ मेंशन में ही किया हैं, था। हम लोग साथ ही में हैं। उसमें जो भी हम रोल कर रहे हैं उसमें हम दोनों की दुश्मनी है। ओके। हाँ, वो है। और चूना तो है ही है, आ रहा है। और 1-2 फिल्में और हैं जो शेष तल पड़े हो में हम लोग साथ में हैं। मन्नू और मुन्नी की शादी। मन्नू और मुन्नी की शादी। हाँ, वो भी रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ टल गई, अभी आएगी, वो भी आएगी। तो ये 2-3 फिल्में हैं, 1-2 वेब सीरीज भी, और स्त्री 2 कर रहा हूँ। स्त्री 2 शुरू हो गई है और एक शेड्यूल हो गया है, दूसरा शेड्यूल शुरू होने वाला है। सो अतुल जी, मेरी शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय शो अ डे अनफिल्टर्ड। अपने दर्शकों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को प्लीज बोलिए मेरा चैनल, मेरा शो अ डे अनफिल्टर्ड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्या नाम और है? अ डे अनफिल्टर्ड। अ डे अनफिल्टर्ड, ये आप लोग सब्सक्राइब करिए और देखिए। मैं तो इसमें है ही हूँ, इसमें और भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके इंटरव्यू करती हैं आप। और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आप लोग देखना। और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। और हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो भी एक महान डायरेक्टर है, आपको दिख नहीं रहे हैं, अमित नाम है उनका, उन्होंने शूट किया मुझे। थैंक यू। तो अतुल जी भी कह रहे हैं, आप अगर इनके फैन हैं, इनके रिलेटिव हैं, इनके दोस्त हैं, और अगर आप मेरे शो अ डे अनफिल्टर्ड को देखते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें अगर आपको टाइम हो। कमेंट्स ना भी लिखें तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाय पीऊंगा, लेकिन चूज कर लीजिए। चाय का समय आई है, चाय जस्ट कॉल फॉर पीऊंगा। समथिंग। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो भाई।